हमारी भूगोल की पहली क्लास है और मेरी ये जो क्लास है वो आप लोगों के साथ पहले है। तो यूँ तो हम पहले नहीं मिले हैं, लेकिन आज से मैं ही आप लोगों को भूगोल पढ़ाऊंगी और जो है हम भूगोल के आपके जो भी सिलेबस दिए गए हैं उसको कवर करेंगे। इसीलिए जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो क्लास में रेगुलरली आते हैं उनको बोल दीजिए कि ज्वाइन हो जाने के लिए, क्योंकि हम अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और जो है भूगोल पढ़ने से पहले मैं आप लोग से बोलूंगी कि आप लोग सभी एक किताब, मतलब आपकी भूगोल की जो टेक्स्ट बुक है उसको लेके आ जाएंगे। साथ साथ एक पेन और पेपर या ऐसा ही कुछ रफ नोटबुक अपने पास रखेंगे, ताकि जो है ना हम इसके ऊपर डायग्राम बनाए या छोटे छोटे नोट्स बनाए तो आप लोग साथ साथ लिखते जाएंगे। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है जी? यस मैम। ओके। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी तो जो है आप लोग बात ऐसे करेंगे कि आपको कुछ अगर बोलना है तो आप हैंड रेज करेंगे। मैं आपके सभी डाउट सुनूंगी, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। पढ़ाते पढ़ाते आपको जहाँ पे समझ में नहीं आता आप मुझसे पूछेंगे, देन एंड देयर मुझे स्टॉप करेंगे और अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ठीक है? क्योंकि अगर आप डाउट्स लेकर जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देकर, अटेंशन देकर पूरा डाउट क्लियर करके तभी क्लास से जाएंगे और जहां समझ में नहीं आता वही पूछेंगे। ठीक है? तो जो है मेरे पास जो सिलेबस आई है आपके क्लास की, अकॉर्डिंग टू दैट आपका 3 चैप्टर है भूगोल में जो कि मुझे कवर करना है आपके इस टर्म की सिलेबस के लिए। एक तो उसमें ये है ना अंतरराष्ट्रीय वार रेखा, है ना? जी मैम। अंतरराष्ट्रीय रेखा है, फिर है अर्थशास्त्र परिचय, और जो है व्यापार, है ना? यही चैप्टर्स हैं आपके। यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। तो हेलो मैम। यस हेलो। तो इन्हीं चैप्टर्स में से हम पढ़ाई पढ़ेंगे। क्या आपके स्कूल में एग्जाम शुरू हो गए हैं, मुझे ये पूछना है? यस मैम, कल हमारा ज्योग्राफी का एग्जाम है। ओके, कल आप लोगों के भूगोल का पेपर है। यस मैम। ओके। तो ये आपका क्लास का है या मतलब फाइनल है, क्या है? कल ये आपका क्लास का पेपर है या ऐसी फाइनल पेपर है? मैम यूनिट टेस्ट है। यूनिट टेस्ट है। यूनिट टेस्ट है अच्छा मैम, सेकंड। अच्छा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो भी 3 चैप्टर्स आपके साथ मेरे हैं मतलब सिलेबस में है वो तो हम जल्द से जल्द कवर कर लेंगे। आज मैं जो है ना आपके साथ अर्थशास्त्र का पोर्शन स्टार्ट कर रही हूँ। अगर वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो थोड़ा सा व्यापार भी देख लेंगे। तो जो है ना पोर्शन इजी है, लेकिन थोड़ी समझने की बात है। और जो अंतरराष्ट्रीय वार रेखा है या इंटरनेशनल डेट लाइन जो चैप्टर है, उस चैप्टर को आपको प्रॉपर एक क्लास लगेगा समझने के लिए। तो इसीलिए जो आपका इजी पोर्शन है वो पहले मैं कवर करा देती हूँ। जैसे कि ये है ना अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, वो इजी है, वो सबसे पहले कवर कर लेते हैं, फिर जो है हम बाद में स्टार्ट करेंगे। यूं तो ये चैप्टर्स आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं, क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आया है जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया है? मैम आपने ना रिकॉर्डिंग वीडियो मैंने देखे हैं पिछले साल की, अच्छा। तो मुझे समझ में आया है मैम पूरा। आप पहले जो टीचर थी ना उन्होंने आपके बाद ये लेसन हमें पढ़ाया भी था। अच्छा, तो फिर भी एक बार क्योंकि क्लास कर रहे हैं हम, तो हम ना एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद रहेगा। और क्या होता है ना कि एग्जाम पेपर से पहले हम पूरे चीज को देख लेते हैं तो आंसर लिखने में आसानी होती है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे हमेशा वो डायरेक्ट तो जरूरी नहीं है, कभी कभी घुमा के भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर आपका भूगोल हो या इकोनॉमिक्स हो, जो भी सब्जेक्ट हो, अगर उसमें आपका जो बेस है या जो फाउंडेशन है अगर वो क्लियर है ना, अगर वो स्ट्रांग है तो आप कोई भी आंसर दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोग मेरे आप साथ। सकते हैं क्या? हाँ जी। व्यापार धड़ा 9 चैप्टर। आपको व्यापार वो वाला पोर्शन करना है? यस मॅम, मैंने ना पिछली साल की रिकॉर्डिंग देखी थी. अर्थशास्त्राचा परिचय आणि तो पूर्ण झालाय माझा, लय सोपा गेलाय.
तर मला व्यापार धडा समजला नाही तर मॅम. अच्छा, व्यापार चैप्टर, ठीक है, मैं व्यापार तो कराऊंगी ही, लेकिन झट से एक बार ना मैं इकोनॉमिक्स का थोड़ा आपको परिचय दे देती हूँ, फिर हम व्यापार करेंगे। तो थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, उसके बाद हम व्यापार स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सभी बच्चों के लिए फिर मदद हो जाएगी, ठीक है? जल्द से जल्द करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, जैसे ही आपको दिखने लगे आप लोग मुझे बताएंगे कि मैम दिख गया है। दिख गया मैम. दिख रही है. तो तो है ना, ये हम अर्थशास्त्र का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, तो रिवीजन करने से आपको थोड़ा याद आ जाएगा, है ना? तो स्टार्टिंग से करते हैं अर्थशास्त्र का मतलब। देखिए, अर्थशास्त्र का मतलब ना बहुत इजी है, ठीक है? क्या होता है ना, देखिए हम घर में रोजगार करते हैं तो कुछ कमाई आती है। अब कुछ कमाई से हम खर्चा करते हैं, लेकिन खर्चे के बाद हमारे साथ जो जो इनकम बाकी रहती है, वो उस बाकी इनकम को क्या कहते हैं? सेविंग्स कहते हैं, हमारी बचत कहते हैं। तो रोजगार होते हैं, खर्चे होते हैं, बचत होते हैं। तो अब तीनों को बैलेंस करना किसका काम है? जो गृहस्थी है, घर में जो रहते हैं, उनका काम है। और इसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। माना आपके पास जो आ रहा है, उससे आप कितना खर्चा कर रहे हैं और उसका आप कितना बचत कर रहे हैं, उसी को कहते हैं घर गृहस्थी मैनेज करना। तो अर्थशास्त्र का मतलब, इकोनॉमिक्स का मतलब, इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है ना? तो उसका मतलब क्या है कि हम घर को या हमारी गृहस्थी को कैसे चला रहे हैं, कैसे? पैसों के मामले में, है ना, संपदा के मामले में। तो भूगोल के साथ अर्थशास्त्र का काफी क्लोज रिलेशन है। बहुत ये लोग ना एक साथ जुड़ते हैं, क्योंकि भूगोल आपको बताएगा कि संपदा आपको कहाँ पे मिलती है। भूगोल आपको जगह के बारे में बताएगा, इस जगह पे ये मिलता है, उस जगह पे वो मिलता है। लेकिन अर्थशास्त्र आपको यही बताएगा कि ना, कि जो आपके पास संपदा है उसको आप कैसे यूज करेंगे। तो इनकम बोलो, उसका खर्चा बोलो, व्यापार बोलो, व्यापार में उठना चढ़ना फिर गिरना, फिर गवर्नमेंट की जो जो पॉलिसीज बोलो, ये सब कुछ जो है ना अर्थशास्त्र में आ जाते हैं। तो अर्थशास्त्र माना जो आपका अर्थ है, जो आपका पैसा है, जो आपका संपदा है, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं, यही है अर्थशास्त्र। इसको शास्त्र क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक स्टडी है, ये एक साइंस है। इसीलिए साइंस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हमेशा नहीं होता। साइंस का मतलब एक शास्त्र होता है, एक विज्ञान होता है, एक ज्ञान होता है, कि आप तकनीकों को लगा करके कारण और निवारण को जब ढूंढते हैं तो वो हो जाता है आपका साइंस, है ना? तो अब अर्थशास्त्र को हम भूगोल में क्यों पढ़ते हैं, जबकि अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स जो है, वो एक अलग सब्जेक्ट है ना? अगर आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे और आप ज्योग्राफी लेंगे, फिर उसके साथ साथ आप इकोनॉमिक्स भी लेंगे, तो देखेंगे ना कि इकोनॉमिक्स एक अलग सा सब्जेक्ट है। और जब आप इकोनॉमिक्स को ज्योग्राफी के साथ पढ़ते हैं तो वो विज्ञान का एक सब्जेक्ट बन जाता है। इसीलिए आपको समझना है कि भूगोल जो है ना वो सामाजिक विज्ञान है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है वो एक वो भी एक विज्ञान है, लेकिन वो भी सामाजिक विज्ञान में ही आता है। लेकिन वो संपदा से भी थोड़ा ऊंचा अर्थ जो है ना, पैसा, मनी, उससे डील करता है। तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया ना कि देखो, अर्थशास्त्र के दो शब्द मीनिंग है। ओइकोनॉमिया माना आप कैसे चला रहे हैं अपने घर को, है ना? तो अर्थशास्त्र का, तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ेंगे, कौन मुझे बता पाएगा कि देश में इकोनॉमिक्स की क्या जरूरत है? हमने तो घर के कॉन्टेक्स्ट में समझ लिया कि घर के कॉन्टेक्स्ट में हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनकम जो है, फिर उसकी बचत जो है, कि क्या खर्चा है, इसका बैलेंस हमें दिखाना है। लेकिन हम देश में अर्थशास्त्र क्यों पढ़े, कौन बता पाएगा? जिसको आता है वो माइक को ऑन करके आंसर देंगे। मैम मैं फटाफट। बताऊँ अदिति? मैम मैं बताऊँ हाँ जी, अदिति? मैम मुझे लगता है कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की हमारे देश में ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सी ऐसी कंपनी है, साथ ही में बहुत से ऐसे व्यवसाय, मतलब बहुत से ऐसे व्यवसाय है जिनको जो अगर लॉस में चले जाए तो हमारे देश को नुकसान हो सकता है, और अगर प्रॉफिट में आए तो हमारे देश को हमारे देश का नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए हमें वहाँ पर भी इकोनॉमिक्स देखना चाहिए हमारी देश बराबर, की बहुत व्यवस्था के। सही बात। बहुत सही बताया, वेरी गुड। देखो, जैसे हम घर चलाते हैं ना, कि क्या इनकम हो रहा है, क्या हमारे खर्चे हो रहे हैं, और हमारी क्या बचत होती है, तो हम मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, है ना?
हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। तो वो जो बचत हो जाती है वो हमारी प्रॉफिट हो जाती है। मान लो मैंने 5 रुपए से खरीदा लेकिन 15 रुपए में बेचा, तो मेरा प्रॉफिट तो 10 रुपए का हुआ ना। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जब हम करते हैं तो प्रॉफिट हो जाता है। तो अभी जब हम देश में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। यहाँ पे देखो एक शब्द लिखा है कि प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर माना देश में हम क्या बना क्या रहे हैं। हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती बाड़ी से हमारे पास फसलें आ रही हैं, उन फसलों को हम फैक्ट्री में बेच रहे हैं, फैक्ट्री में जाकर उससे जो है ना कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। वो प्रोडक्ट को जब हम बेच रहे हैं तो बेच के हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं, चाहे वो देश में बिके या वो बाहर बिके, लेकिन पैसों की आना जाना तो हो ही रहा है ना। तो जो बिक रहा है ना, और जो खरीद रहा है, एक 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 श्रेणी जो है जो बना रही है, जो फैक्ट्री में या गाँव में या खेती में चीजें बना रही है, अब एक श्रेणी है उन चीजों को खरीद रही है। तो ये जो खरीदना और बेचना, इन दोनों प्राइसेस जो है, इन दोनों के जो मूल्य हैं, इनको कंपेयर करके ही इकोनॉमिक्स चलता है, और ये पूरे देश में चलता है। तो जब वो जो गृहस्थी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ना कि घर कैसे चलता है, वही एग्जाम्पल जब हम पूरे देश में के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि भारत में टोटल इनकम कितना हो रहा है, उस इनकम से खर्च कितने हो रहे हैं, है ना, वो सरकार कितना खर्च कर रही है हमारे लिए, क्या पानी का कुछ कुछ बना रही है, रास्ते बना रही है, सड़कें बना रही है, एडुकेशन के लिए कितना खर्चा कर रही है। इतना सब कुछ करने के बाद जो थोड़ा पैसा सरकार के पास रह जाता है वो होता है हमारे देश का प्रॉफिट, जिसको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो ये जब मार्केट में लेना देना होता है ना, जैसे एक एक जो बेच रहा है उसको प्रॉफिट होता है, ऐसे ही पूर्ण सबके प्रॉफिट को मिलाकर जो मिलता है वही हो जाता है सरकार का प्रॉफिट। तो एक तो आप इसको छोटे लेवल, हाँ जी मैम आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं उसका आंसर दूं क्या? हाँ आप दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिए। मैम जैसे कि ना हमारे देश में ना इकोनॉमिक का उपयोग का होता है, जैसे कि टैक्स टैक्स लगता है, और वो वही टैक्स कई कई योजनाओं में खर्च हो जाता है, कुछ प्रॉफिट बच जाता है, और कुछ नोट मनी रहता है ना वो एक्सपांड भी हो जाता है। हाँ वो भी है, वो भी है। मतलब हमारा जो टोटल इनकम है और उसके जो खर्चे हैं, खर्चे मैंने आपको बताया सरकार कैसे हमारे लिए खर्च करते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको कहते हैं प्रॉफिट। माना सब कुछ करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो जो थोड़ा बहुत पोर्शन बच गया उसको सरकार हमारे लिए अगले साल खर्च करेगी। तो ऐसे जो होता है ना, बैलेंस बनाया रखा जाता है कि हमने ज्यादा बनाया, मतलब हमने ज्यादा प्रस्तुत किया, या मतलब हमने ज्यादा इनकम किया या हमने ज्यादा खर्चा किया। अगर इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है तो मानो वहां पे प्रॉफिट है, लेकिन इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है देश का तो वहां पे लॉस है। तो ऐसे करके इकोनॉमिक्स में समझाया जाता है। अब देखो अर्थशास्त्र जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तो जो अर्थशास्त्र का प्रकार होता है, जो देश में अर्थशास्त्र चलता है, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैपिटल, माना ये देखो भांडवलशाली अर्थव्यवस्था, माना यहाँ पे जो है ना, जो प्रस्तुत करेगा, है ना, कोई चीज उत्पादन होती है और वही चीज बिकती भी है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना किसी चीज को बनाने का, ये एक एक बिजनेस जो हाउसेस होती हैं, बिजनेस के जो घराने होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। माना यहाँ पे सरकार का कोई रोल ही नहीं रहता। एक एक कोई विशेष प्रकार की श्रेणी, मान लो जिनके पास बहुत पैसे हैं, बिजनेसमैन है, तो वो बिजनेसमैन आएगा, वो चीजों को प्रस्तुत करेगा और वो चीजों को बेच देगा। लेकिन यहाँ पे सरकार का कोई कोई फंक्शन ही नहीं रहेगा, तो उसको कहा जाता है कैपिटल, भांडवशाली। माना एक ही बोलेगा, एक ही करेगा, एक का ही चलेगा, है ना। यहाँ पे सरकार की कोई रोल नहीं रहती। इसके उल्ट में, ऑपोजिट में अगर हम देखें कि समाजवादी क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसा होता है कि चीजों को बनाना, चीजों को पब्लिक के भलाई के लिए, कल्याण के लिए इस्तेमाल करना, फिर उसको पब्लिक में ही दे देना, इसको कहा जाता है सोशलिज्म। माना आप जो उत्पादन कर रहे हैं ना वो समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे कोई बिजनेस पर्सन आकर के पूरा उत्पादन फिर उसका विक्रय
ऐसा कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो सरकार करेगी और जन कल्याण के लिए करेगी, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि जर्मनी, जापान, यूएसए में क्या होता है, बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस हाउसेस होती हैं, वो पूरा का पूरा उत्पादन, उसको बनाना, उसको बेचना समाज में ऐसे ही होता है। सरकार यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकती कि आप क्या बनाएंगे, क्या बेचेंगे, आपको क्या प्रॉफिट होगी। और यहाँ पे ना ये जो बिजनेसमैन होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये इन चीजों को इसलिए करते हैं ताकि उनको प्रॉफिट मिले, जन कल्याण का इनका कुछ नहीं है। ये सिर्फ क्या करते हैं, जो श्रमिक होते हैं उनसे ना ये बहुत 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 मेहनत कराते हैं, लेकिन उनको जो सैलरी देते हैं वो बहुत कम देते हैं, इसीलिए उसको भांडवजाली कहा जाता है। यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट देखा जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप समाजवादी को देखें, यहाँ पे जन कल्याण का सोचा जाता है। यहाँ पे कोई बिजनेस हाउसेस या कोई एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन नहीं होता। यहाँ पे सरकार उत्पादन करती है, सरकार ही जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करती है, लोगों को देती है ना। और ये इन जैसा सिस्टम कहाँ पे मिलता है, चीन में मिलता है, रशिया में मिलता है। तो जो प्राइवेट होती है ना, प्राइवेट, वो होती है भांडवशाली, और जो पब्लिक होती है वो होती है समाजवादी, है ना। और मिश्र अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्र का मतलब मिक्स्ड। यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई बिजनेसमैन भी रहेगा, यहाँ पे सरकार भी रहेगी। माना जैसे हमारा देश, हमारे देश में प्राइवेट ऑफिस भी है, गवर्नमेंट ऑफिस भी है। यहाँ पे आप प्रॉफिट भी बनाते हैं, यहाँ पे आप जन कल्याण भी करते हैं। माना यहाँ पे जब इकोनॉमिक्स होता है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का उद्देश्य यही होता है कि हम अपना भी रखें तथा सरकार का भी सुने। माना हम अपनी भी बिजनेस करें और सरकार को भी कुछ कुछ डिसीजन लेने दें जन कल्याण के हित में। यहाँ पे प्राइवेट ऑफिसेस भी होती हैं, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेस भी होती है। तो दोनों क्षेत्र को वक्त मिलता है, टाइम मिलता है कि वो अपना अपना पॉइंट दे पाए। तो यहाँ पे आप दोनों सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्र अर्थव्यवस्था में, है ना। अब देखो, अर्थशास्त्र का महत्व मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। आप कितना इनकम कर रहे हैं और आप कितना खर्चा कर रहे हैं, उसका बैलेंस अगर आपको देखना है तो अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। अर्थव्यवस्था इसीलिए इम्पोर्टेंट है, गुरुत्व रखता है कि आपको पता चलेगा कि आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं या आपका इनकम ज्यादा हो रहा है, आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या आप लॉस में जा रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो देश तरक्की कर रहा है, अगर आप लॉस में हैं तो देश पीछे जा रहा है। तो सामाजिक विकास क्या हो रहा है, आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है ना। तो इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र को पढ़ा जाए। और अर्थशास्त्र में व्यापार, प्रशासन, बहुत कुछ चीजें आती है ना। क्योंकि अच्छे से व्यापार करने के लिए, सुचारू रूप से सरकार का चलने के लिए प्रशासन की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना तक किसी को डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहेगा? ठीक है, अभी जो है हम तो चैप्टर के एंड की तरफ आ गए हैं। एक नया चैप्टर है, एक नया पोर्शन है जिसको ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं या जागृतिकरण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर देश में हैं, जैसे हम इंडिया में हैं, यहाँ अमेरिका में है, या हम यूरोप में हैं, कहीं पर भी हैं, है ना। चाहे हम कहीं पे भी हो, लेकिन पॉइंट यही है कि जब दूसरे देशों के कंपनीज के प्रोडक्ट हमें अपने देश में मिल जाते हैं, माना जब दूसरे देशों को या दूसरे देश की कंपनियों को ये सुख सुविधा या ये अपॉर्चुनिटी या ये फ्रीडम दी जाती है, ये इंडिपेंडेंस दी जाती है कि आप जो है, आपके जो प्रोडक्ट है, आपके जो भी चीजें हैं वो हमारे देश में आकर बेच सकते हैं और हम अपनी चीजें आपके देश में बेच सकते हैं। तो क्या होता है ना कि दोनों देशों में जो ये भौगोलिक डिफरेंस रह जाता है ना कि ये उनका, ये हमारा, उनका प्रोडक्ट हमारे देश में नहीं आ सकता, हमारा प्रोडक्ट उनके देश में नहीं जा सकता, ये चीजें सॉल्व हो जाती है। और ये ग्लोबलाइजेशन सरकार का 1990 में बनाया हुआ एक ऐसा पॉलिसी है जिससे कि पूरा देश कैसा बन गया, पूरा देश नहीं, पूरा जो विश्व है ना, ये एक विश्व कुटुंबकम बन गया। माना यहाँ पे पूरी जो है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ में जो हमारे महादेश हैं, वो सभी महादेश एक हो गए। माना कि आप मेरे देश में आकर व्यापार कर सकते हैं, मैं आपके देश में आकर व्यापार कर सकती हूँ, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हैं, हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं या कुछ भी ऑर्डर दे रहे हैं,
दूर देश में बैठकर हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पे बात करें, ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक इंडियन अमेरिका में जाके जॉब कर सकता है, एक अमेरिकन इंडिया में आके जॉब कर सकता है, कोई भी देश में जा सकता है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी जो चीजें हैं वो हमारे देश में आ सकती है, इंडिया की चीजें अमेरिका जा सकती है, और जो है आप घर बैठे रोजगार भी कर सकते हैं। तो क्या होता है ना, व्यापार होता है, लोगों को दूसरे देशों में जॉब मिलती है, इसके साथ साथ क्या होता है ना कि पूरा का पूरा ना एक प्रगति को प्राप्त करता है। और ये जो हमारी मानसिकता रहती है ना, हमारा उनका, ये नैरो माइंडेडनेस हो जाती है ना कि हम हद का सोचते हैं। लेकिन ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये हमें बेहद का सोचने में मजबूर करती है कि पूरा विश्व जो है वो तुम्हारा घर है, यहाँ पे तुम कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी व्यापार कर सकते हो, और जो है ना व्यापार करते करते जो है तुम कल्चर भी एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे ब्रिटिशर जो है वो इंडिया में आए, तो इंडिया में कब आए, इंडिपेंडेंस के बहुत पहले ही आए थे, मुगल टाइम पे वो आए थे, और आकर के उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट किया। हालांकि तब ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, अर्थव्यवस्था में ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लेकिन वो एक टाइप का ग्लोबलाइजेशन ही था। तो पहले जमाने में भी आप देखेंगे तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, या सिंधु नद की जो सिविलाइजेशन थी, जो सभ्यता थी, वहां में भी लोग देश से दूर दूर देश तक जाते थे व्यापार करने के लिए। तो व्यापार के तरीके से ही जब हम में जो ये भौगोलिक डिफरेंसेस होती है ना, ये देश वो देश, वो मिट जाता है, तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ताकि फ्री तरीके से लोग दूसरे देश में जाकर जॉब कर सके, दूसरे देशों के प्रोडक्ट हमारे देश में आ सके, हमारे प्रोडक्ट उनके देश में जा सके, हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, पैसे बना सकते हैं, हम दूसरे देशों में जाकर घूम भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इतना सबको समझ में आया? ठीक है, चलो, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैं आप लोगों से ये पूछती हूँ कि आप लोग मुझे फटाफट ये स्लाइड देख के बताएंगे कि जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, उससे आप लोगों को क्या लगता है कि हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक्स को पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, हम क्यों ही पढ़े इकोनॉमिक्स? फटाफट बताएंगे, जल्द से जल्द। मैम आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जी मैं पूछ रही हूँ इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स पढ़ने का महत्व क्या है, क्या क्या बेनिफिट क्या मिलता है इकोनॉमिक्स पढ़ने से? जल्दी जल्दी बच्चे सोच के बताएं, कोई भी आंसर दे सकता है। किसी को नहीं आता, ट्राई करें। क्यों पढ़ना है इकोनॉमिक्स, कौन आंसर देगा? अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा कि इकोनॉमिक्स पढ़ने से देश में कितनी उत्पत्ति हो रही है वो पता चल रहा है, आपका सामान बाहर किधर जा रहा है पता चल रहा है, देश प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो पता चल रहा है। साथ साथ आपको ये भी पता चल रहा है कि देश में जो है ना, कि आपके देश में जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो कैसी होनी है, यही चीजें हमने पढ़ी ना। तो मुश्किल क्या है, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? तो आपका कितना उत्पादन हो रहा है, साथ साथ आपका कितना खर्चा हो रहा है, कितनी बचत हो रही है, आपके किस टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, आप कृषि कार्य ज्यादा कर रहे हैं या आपके पास फैक्ट्री से बना हुआ सामान ज्यादा बन रहा है, आपके देश के लोग उस चीज को कितना यूज कर रहे हैं। जितना यूज करेंगे वो अपने लिए है, जो एक्स्ट्रा रहेगा वो हम दूसरे देश में जाकर व्यापार कर सकते हैं, है ना। और इससे हम क्या हो सकता है, हम प्रगति कर सकते हैं, यानी भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। भविष्य की प्लानिंग माना देश में क्या होगा, कैसे होगा, है ना, और देश में फ्यूचर में हम कैसे उसका सिक्योर कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें बनाने से देश और आगे जाएगा। तो ये सब चीजें देखिए क्लास में सोच कर आंसर देना है। तो अभी देखो, आर्थिक विविधता आनी समानता, तो आर्थिक विविधता और आनी समानता, इस लाइन का मतलब क्या है? हर देश, क्या जो हमारे विश्व में जो कंट्रीज हैं या जो
कॉन्टिनेंट्स है वो सभी एक जैसे, सभी में आर्थिक समानता है या आर्थिक विविधता है? कौन बताएगा मुझे फटाफट? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, आप क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। जी मैंने पूछा कि हमारे जो देश है ना, इतने सारे देश है, क्या हर एक देश में आर्थिक समानता है या आर्थिक विविधता है? हर एक देश रिच है या हर एक देश पुअर है? ऐसा तो नहीं है ना, कैसा है? मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से। ऐसा मैम है मैम, विविधता है, जी कुछ कंट्री पुअर है। हाँ, तो इसका मतलब अगर आप वेस्टर्न देशों में जाएं, पाश्चात्य देशों में, तो अमेरिका में, इन सब यूरोप में, ये सब आर्थिक, दे आर रिच, ये लोग बड़े लोग हैं, है ना, इनके पास बहुत सारा पैसा है, आर्थिक स्थिति से ये लोग बहुत आगे हैं। और हमारा देश क्या है? हमारा देश बढ़ रहा है। और अगर आप अफ्रीका के देशों में जाएंगे, थोड़े थोड़े रशिया के देशों में जाएंगे, साउथ अमेरिका में भी कभी कभी नीचे के पोर्शंस में कुछ कुछ वो देश है ना, हाँ, तो वो आर्थिक तरीके से असमान है, सेम नहीं है, काफी गरीब भी है ना। तो अर्थशास्त्र तो पूरे विश्व में पढ़ा जाता है। किसी किसी देश का जो अर्थशास्त्र है या आर्थिक व्यवस्था है, वहां पे जो है ना, गरीबी थोड़ी ज्यादा है, किन्हीं किन्हीं देशों में गरीबी थोड़ी कम है। कोई कोई देश डेवलप कर रहा है, कोई कोई इतना डेवलप नहीं भी है। लेकिन अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारी अभी आर्थिक व्यवस्था है उसको हम आगे कैसे लेके जाए, उसको हम और डेवलप कैसे करें। अगर हम गरीब हैं तो गरीब से हम कितना अच्छा बना सकते हैं अपनी अवस्था, है ना, कितना सच्छल बन सकते हैं, इसी को पढ़ा जाता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो जो है, यस मैम। तो हमने, देखिए इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर आप लोगों का था ये रही है, ठीक है, वो पोर्शन कवर हो गया। इतना तक सभी को समझ में आया कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, उसको पढ़ने का मतलब हम क्यों पढ़े इकोनॉमिक्स, देख लीजिए। और अभी हम फिर ना जो व्यापार चैप्टर है ना आप लोगों का, उसको एक बार देख लेते हैं। मैं व्यापार चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, स्क्रीन शेयर करेंगे 1 मिनट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी व्यापार के लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रेजेंटेशन। जैसे ही आपको दिख जाए तो आप लोग मुझे बता दीजिए। दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? अच्छा, यस चलिए मैम। ओके, ओके, चलिए। व्यापार चैप्टर बहुत इजी है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन व्यापार का मतलब क्या है मुझे कौन बताएगा? कि अगर आपसे पूछा जाए सिंपल तरीके से, व्यापार का मतलब बताइए, क्या है व्यापार का मतलब? मुझे मैसेज नहीं, मुझे आंसर चाहिए। क्लास में बच्चे आंसर देंगे। और देखिए क्लास में जो है ना, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगी आप सुनेंगे, मैं आपका सुनूंगी आप मेरा सुनेंगे। डिस्कशन फॉर्म में क्लास करेंगे। व्यापार का मतलब क्या होता है? मैम मैं बताऊँ? हाँ जी बताइए। व्यापार म्हणजे एक व्यवसाय, जसं की आता पुस्तक बनवायचं व्यवसाय, तसं त्याच्यात मग पेपर कसं बनवता, कसं खरेदी म्हणजे विक्री करता, त्याला व्यापार असं म्हणतात. ओके, कोई और बताएगा हिंदी में? मैम ये मैम मैं बताऊँ? बताओ। हाँ बताइए ना, सबको, हर कोई आंसर दे सकता है, बताइए। मैम जैसे कि हम व्यापार को बोल सकते हैं जो कि उत्पादन हो रहा है
कंपनी में अगर कोई सामान बन रहा है उसे बेचना, या फिर उसे बेचकर जो प्रॉफिट होगा उससे रिप्रोडक्शन करके फिर बेचना, किसी से लेना। ठीक है, बराबर बराबर। और कोई कुछ बताएगा? ठीक है, देखो व्यापार का मतलब क्या होता है। व्यापार तो इसको इंग्लिश में एक ही वर्ड से कहते हैं, एक्सचेंज। ठीक है, माना जैसे आपने कहा ना, कुछ उत्पादन होगा, कुछ बेचा जाएगा। आप कुछ उत्पादन करेंगे, उसको आप पैसों के लिए बेचेंगे। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। आप शायद, मान लो आपके पास 2 किलो गेहूं है, उसके लिए आप शायद उसको, एक गाय है उससे एक्सचेंज करेंगे। उसके बाद ये जो सिस्टम था वो चला गया। वो सिस्टम के बाद हमारे पास कॉइन्स आए। माना किसी चीज का मूल्य जो है उसका कॉइन से, जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना कि मुगल जमाने में, फिर उसके पहले, है ना, तो कॉइन का इस्तेमाल किया जाता था। गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, है ना। तो जिसका मूल्य जितना ज्यादा होता था उसके लिए गोल्ड कॉइन, फिर होता था सिल्वर कॉइन जिसकी कीमत थोड़ी कम, और उससे भी कम होती थी कॉपर कॉइन, तांबे का कॉइन। तो व्यापार का मतलब क्या? व्यापार का मतलब लेन देन। आप कुछ बनाएंगे, मैं उसको खरीदूंगी। क्यों खरीदूंगी? क्योंकि मेरे पास कमी है, आपके पास ज्यादा है। आपके पास ज्यादा कपड़े हैं तो आपने मुझे कपड़े दे दिए। मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो मैंने पैसे देकर कपड़े खरीद लिए। तो जो हम मार्केट में जाते हैं, चीजों की लेन देन करते हैं, उसी को व्यापार कहा जाता है। लेकिन ये व्यापार का माध्यम हर एक समय ऐसा नहीं था, क्योंकि हर वक्त हमारे पास ऐसे ना पैसे नहीं, मतलब पेपर पे जो पैसे हम बनाते हैं ना, जैसे नोट्स बनाते हैं कि हमारे पास 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 500 का नोट है, 1000 का नोट है। पहले जमाने में ऐसे पेपर के ऊपर नोट नहीं बनते थे। या तो हम उसको एक्सचेंज करते थे जानवरों के फॉर्म पे कुछ भी, या तो हम उसको एक्सचेंज करते थे कॉइन्स के लिए, है ना। तो देखो क्या होता है ना कि आप व्यापार जो है ना उसको ऐसे समझे कि व्यापार होता कैसे है। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से दिखाया गया है कि आपने एक फैक्ट्री में उसका उत्पादन किया, है ना। आपके पास, मानो आपके पास क्या है, आपके पास कॉटन है, ठीक है। तो कॉटन से आपने क्या किया? कॉटन से आपने कपड़े बनाए, शर्ट्स बनाए, ड्रेसेस बनाई, है ना। तो उन ड्रेसों को आपने क्या किया? बहुत सारी ड्रेसेस बनाए। मान लीजिए आपने 500 ड्रेसेस बनाए। उन ड्रेसेस को ना आपने एक जो है ना, एक घाव को बेच दिया। तो उसको बेचने का मतलब क्या है? उसने आपसे 500 ड्रेसेस ले लिए, 500 ड्रेसेस ले लिए। अब वो 500 ड्रेसेस को ना 5 दुकानदारों में डिवाइड करेगा, किसी 100 इसको 100 देगा, उसको 100 देगा। तो मान लो उसने आपसे 500 ड्रेसेस के लिए 10,000 रुपए लिए। अब वो, हाँ जी, घावुक यानी जिनको आपका जो पूरा 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 जो आपने बनाया है ना उत्पादन, उसको आपने टोटली बेच दिया। जो आपसे ना बहुत बड़े मार्जिन में चीजें खरीदेगा, 5,000, 10,000, ऐसे जो भी टोटल आप बनाएंगे ना, टोटल उसको बेच देंगे। वो आपका होल होल मतलब वो आपका पूरा प्रोडक्शन खरीद लेगा आपसे। जो आपका जो प्रोडक्ट है वो पूरा टोटल ले लेगा। लेने के बाद जो छोटे छोटे दुकानदार है ना, तो उन दुकानदारों को वो जाकर उस चीजों को बेचेगा। मान लीजिए आपने आपके पास से उसने 500 ड्रेसेस खरीद लिए। अब उन 500 ड्रेसेस को वो 5 दुकानों में 100 100 करके वो बेचेगा। लेकिन प्राइसेस बढ़ा के बेचेगा, क्योंकि उसको भी प्रॉफिट करना है। अब इन दुकानदारों से जो है हम जाकर खरीदते हैं, हम हो गए ग्राहक, है ना। तो घावक का मतलब क्या है? जो बहुत ज्यादा अमाउंट में चीजों को खरीदता है। किरकोल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो छोटे छोटे अमाउंट में चीजों को खरीदता है, लेकिन बनता तो एक ही जगह में है ना। फैक्ट्री में बन रहा है, फैक्ट्री से आप थोड़ा ले या फैक्ट्री से ज्यादा ले, वो डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड क्या करता है कि उत्पादक से ग्राहक तक वो चीजें पहुंचना। तो हमारे पास जो चीजें आती है वो बहुत बड़े बड़े मार्जिन में, बहुत बड़े अमाउंट में बनती है, लेकिन वो ना बीच में दुकानदारों से पहले घावक तक जाती है, जो जो फैक्ट्री वालों से डायरेक्ट उन चीजों को खरीदते हैं, फिर दुकानदारों को बेचते हैं और दुकानदार हमें बेचते हैं। तो अगर आपका जो है ना उत्पादन जो हो रहा है, जो उत्पादक है वो चीजों को 10 रुपए में प्रस्तुत कर रहा है,
घाव उससे 15 रुपए में खरीदेगा, किरकोल को 20 रुपए में बेचेगा, 20 रुपए का किरकोल आपको 25 रुपए में बेचेगा। तो इतने हाथों से आते आते ना जो प्राइस होती है ना, जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है, जो कीमत होती है वो बढ़ जाती है। क्या इतना समझ में सभी को आया? क्या किसी को डाउट है यहाँ पे? अच्छा, ओके। अभी देखो व्यापार का बेसिकली व्यापार होता कैसे है ना? तो आपको किसी चीज की जरूरत होती है, जैसे हमारे देश में ना मान लो मशीन्स की बहुत जरूरत है, उन मशीन्स के द्वारा हम फैक्ट्री में क्या करेंगे, हम और भी चीजें बनाएंगे, है ना? तो हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो फसलें होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी फसल होती है, फ्रूट्स होते हैं, तो हमारे पास जो ज्यादा है ना, हम उस चीज को दूसरों को दे देंगे, क्योंकि उनके पास उस चीज की कीमत है, वो उनके पास उस चीज की डिमांड है। तो देखो डिमांड और सप्लाई से ही व्यापार चलता है। माना आपके पास किसी चीज का डिमांड है, आप किसी चीज को मांग रहे हैं कि मुझे वो चाहिए करके, क्योंकि मेरे पास वो कमी है, तो जिसके पास वो चीज ज्यादा है वो आपको वो चीज दे देगा और आप कीमत में उसको पैसे दे देंगे, है ना? या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास फसल ज्यादा है तो आप उसको फसल दे रहे हैं, उसके पास मशीन ज्यादा है तो वो आपको मशीन दे रहा है। तो जिसके पास जरूरत है उसको डिमांड कहते हैं और जो देता है उसको सप्लायर कहते हैं। तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे व्यापार चलता है। ये आपको समझना पड़ेगा कि आप वो दोनों देशों में कर सकते हैं, दो राज्यों में कर सकते हैं, दो शहरों में कर सकते हैं। ये जो है ना, ये जहां ज्यादा है और जहां कम है, इस बैलेंस से ना व्यापार चलता है। जहां पे मांग होती है वहीं पे आप बेचते हैं, है ना? मांग होती है, सॉरी, जहाँ पे मांग होती है वहां पे आप खरीदते हैं, और जहां पे ज्यादा होती है चीजें वहां पे बिक्री होती है, आप चीजें सप्लाई करते हैं, आप दे देते हैं। तो इसी को व्यापार कहते हैं कि आपकी चाहना क्या है और आप खरीद क्या रहे हैं, और आपके पास ज्यादा क्या है, आप बेच क्या रहे हैं। समझ में आया सभी को? ये होती है व्यापार की संकल्पना। ठीक है? ठीक है सबको? यस ओके। अभी देखो मैंने आपको क्या कहा कि पहले जमाने में कैसे व्यापार होता था, अभी व्यापार कैसे होता है। मैंने क्या कहा था, पहले जमाने में ना वस्तुओं के द्वारा चीजों का व्यापार होता था। मेरे पास 2 किलो गेहूं है, मैं आपसे एक गाय लेती हूँ, आपको 2 किलो गेहूं देती हूँ। फिर ये चेंज हो गया, इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था। फिर हमारे पास कॉइन आए, सोने के कॉइन आए, सिल्वर के कॉपर कॉइन आए, कॉपर के कॉइन आए। उसके बाद हमारे पास क्या आया, नोट्स आए, जैसे ना 10 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए का नोट। फिर तो अभी तो सबके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत सारे कार्ड्स हैं, और एटीएम में हम जाते हैं। तो अभी हमें तो पैसों की जरूरत पड़ती है तो जाते हैं, वरना हम क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, जहाँ पे आप पैसों को देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन ऑनलाइन पैसों की लेन देन होती है। समझ में आया सभी को? इतना तो मुझे लगता है किसी को समझने में मुश्किल नहीं होगी, है ना? यस मैम। ओके। अभी देखो ये भी बहुत इजी है। आप किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं तो आपको वो दिख रहा है, मैंने फल खरीदा, सब्जियां खरीदी, कपड़े खरीदे, लेकिन हम कहीं कहीं ना अदृश्य व्यापार करते हैं, जहां पे हम किसी से ना कोई सर्विस, कोई सुविधा लेते हैं। जैसे डॉक्टर आपकी चिकित्सा कर रहा है, तो वो चिकित्सा आपको दिखती है क्या? नहीं दिखती है ना, वो सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पे दवाई लिख देगा। जैसे कि एक टीचर है, वो आपको पढ़ा रही है, तो आपको उससे एक सुविधा मिल रही है। ये पढ़ाना आपको दिखता नहीं है, लेकिन आपको फील होता है, ये अदृश्य है। और रिटर्न में डॉक्टर को देखो पैसे मिल रहे हैं। तो ये अदृश्य व्यापार होता है, जहां पे चीजों की लेन देन जो होती है वो दिखती नहीं है। कुछ कुछ आपको फील होता है, यहाँ पे सर्विसेज मिलती है, आपको कुछ फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन दोनों जगह पे पैसों की लेन देन हो रही है। देखो आप फल खरीद रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, आप कुछ सुख सुविधा ले रहे हैं तो आप पैसे दे रहे हैं, लेकिन एक एक जगह पे आप चीजों को हाथ से पकड़ रहे हैं, आपको फील हो रहा है, मतलब आपको दिख रहा है कि मैंने इतने खरीदे। और दूसरी जगह पे आप कुछ सर्विस ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, सुख सुविधा ले रहे हैं, कुछ फैसिलिटी ले रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी हो रही है। अभी देखो घाव व्यापार और किरकोल व्यापार मैंने समझाया। अगर आप चीजें बहुत ज्यादा अमाउंट में किसी फैक्ट्री से खरीद रहे हैं,
तो उसको घाऊक व्यापार कहा जाता है। और किरकोल व्यापार माना जब आप चीजों को छोटे छोटे अमाउंट में बेच रहे हैं तो उसको किरकोल व्यापार कहा जाता है। देखो एक फैक्ट्री में जो है ना बड़े बड़े अमाउंट में, बहुत ज्यादा ज्यादा अमाउंट में 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी, 100 केजी में चीजों को प्रस्तुत किया जाएगा। अब जो घाऊक व्यापार होगा वो पूरा 100 केजी खरीद लेगा, तो उसको घाऊक व्यापार कहा जाता है, क्योंकि वो उद्योगपति होता है ना। तो उसका क्या है ना, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा, लेकिन वो उन्हीं अमाउंट को छोटे छोटे जो हमारे क्रेता है ना, छोटे छोटे विक्रेताओं को वो बेचेगा, ताकि वो छोटे छोटे विक्रेता अपने दुकानों से वो सामान बेच पाए। तो इसको कहते हैं किरकोल व्यापार। किरकोल व्यापार यानी छोटी छोटी मार्जिन में, और घाऊक मतलब बड़ा, सब कुछ बड़ा, 100 केजी, 50 केजी, 1000 केजीज, और किरकोल का मतलब 10 केजी, 5 केजी, ऐसे करके। तो फैक्ट्री में जैसे मैंने आपको समझाया 10 रुपए में बनाया गया, तो घाऊक व्यापार उसको 20 रुपए में खरीदेगा, 40 रुपए में किरकोल को बेचेगा। किरकोल फिर एक एक प्रोडक्ट को 100, मान लो 60 रुपए में बेचेगा। तो छोटे छोटे दुकानदार जो होते हैं बाजार में, जो भाजी वगैरह बेचते हैं, ऐसे करके। लेकिन घाऊक व्यापार बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं। ठीक है, चलो अब जो है ना, अब आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि व्यापार एक देश के साथ दूसरे देश का हो सकता है, इंडिया और अमेरिका का हो सकता है, वो अंतरराष्ट्रीय हो सकता है, देश में दोनों राज्यों के बीच में हो सकता है, महाराष्ट्र के साथ गुजरात का व्यापार हो सकता है ना, तो वो देश में ही हो जाता है। एक होता है कि एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, तो वो स्थानिक व्यापार हो जाता है ना। तो अगर आप देश के बाहर कर रहे हैं, देश के भीतर कर रहे हैं, 2 शहरों में कर रहे हैं, 2 गांवों में कर रहे हैं, तो उसको अलग अलग नाम दिया गया है। स्थानिक व्यापार लोकल, मतलब आप जहां रहते हैं उसी गांव में, वहां से बाहर नहीं, उसी गांव में, उसी शहर में आप बेच रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप दोनों गांवों में बेच रहे हैं या दोनों शहरों में बेच रहे हैं, फिर आप 2 राज्यों में बेच रहे हैं, फिर आप एक देश के साथ दूसरे देश में बेच रहे हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा था, क्या आपको क्लियर हो रहा है? यस हो रहा है क्लियर? ओके। यस मैम। अभी देखो, ये नियत करा और आयत करा, ये आपको समझना पड़ेगा। ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी है। नियत और आयत, इसका मतलब क्या है? इनकम और मतलब रोजगार और खर्चा। अगर आपका देखो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल काइंड ऑफ दिया गया है, प्रतिकूल व्यापार संतुलन, अनुकूल व्यापार संतुलन। अगर आपका आयत और नियायत सेम है ना, तो आपका देश क्या कर रहा है? ना ही प्रॉफिट बना रहा है, ना ही लॉस बना रहा है। लेकिन अगर आपकी इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है, तो आपका देश अनुकूल जा रहा है। और अगर आपका खर्चा ज्यादा है और जो इनकम है वो कम है, तो आपका प्रतिकूल व्यापार जा रहा है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट 2 शब्द आपको यहाँ पे लिखे गए हैं। एक्सपोर्ट माना जब आप आपके देश की चीजें बाहर बेच रहे हैं, आपके देश में बहुत अच्छी फ्रूट्स हुई है, फसल हुई है, उसको आप अमेरिका को दे रहे हैं, तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप बाहर की चीजें जब घर में यानी आपके देश में खरीद रहे हैं, तो उसको इंपोर्ट कहा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इंपोर्ट माना हम दूसरे देशों से मशीन्स इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दूसरे देशों से मशीन मंगवा रहे हैं, और हम जब अपने गेहूं को, फसलों को बाहर के देशों में बेच रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट हो जाता है। अब इन दोनों का बैलेंस मुझे निकालना है। जब ये संतुलन मुझे आ जाएगा, तो मुझे व्यापार का संतुलन आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप लोग सोच समझ के जवाब देंगे कि मेरा जो है ना, मैं दूसरे देशों से ज्यादा, मैं दूसरे देश को बेच रही हूँ ज्यादा और मंगवा रही हूँ कम, तो मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है? समझ के वो जवाब देंगे। सर मैं बताऊं, हाँ जी बताइए। लॉस है। अच्छा, मैंने दूसरे देश को बेचा ज्यादा और मंगवाया कम, क्या ये प्रॉफिट है या लॉस है?
प्रॉफिट है मैम। बिल्कुल प्रॉफिट है। किस लिए प्रॉफिट है मुझे बताएंगे? क्योंकि हमने कम लिया और ज्यादा बेचा बेचा था। बिल्कुल बिल्कुल। माना हमारा जो है ना, हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास जो भी है हमने उनको बेचा लेकिन उनसे मंगवाया कम, तो हमारे पास हमारा पैसा ज्यादा खर्चा नहीं हुआ, वो रह गया। माना आपके पास 10 रुपए है, आपने 5 रुपए खर्चे किए, है ना, और आपके पास अभी भी 5 रुपए रह गए हैं। लेकिन अगर आपके पास 10 रुपए है और आपने 20 रुपए खर्चा कर दिया तो आपका लॉस हो गया ना। तो जब आप दूसरे देशों से ज्यादा मंगवाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने देशों के प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे देशों से प्रोडक्ट मांग रहे हैं, और दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स के तो प्राइसेस वैसे भी ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे लॉस होगा ना। तो यहाँ पे आपको प्रतिकूल हो जाएगा, यहाँ पे आपको लॉस होगा। जब आपके इंपोर्ट ज्यादा होंगे, माना आप दूसरे देशों से ज्यादा मंगवा रहे हैं और आपके देश के प्रोडक्ट को बेच भी नहीं रहे हैं, तो आपके पास इनकम कहाँ से आएगा? आपको फिर लॉस हो जाएगा। और जब आप ज्यादा बेच रहे हैं और कम मंगवा रहे हैं, यानी आपका देश सशक्त है, आपको इनकम हो रही है ज्यादा और आप खर्चा ज्यादा नहीं कर रहे, आप दूसरे देशों से मंगवा नहीं रहे हैं, तो आपको खर्चा भी नहीं हो रहा है, तो वो हो जाता है अनुकूल व्यापार। तो ये जो आपको बैलेंस दिखाया गया है ना, देखो, एक जगह वजन ज्यादा है, दूसरी जगह वजन कम है, इधर वजन ज्यादा है, इधर कम है। तो इन दोनों डायग्राम्स में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? कौन समझाएगा मुझे? ये जो अनुकूल और प्रतिकूल व्यापार में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, फटाफट कौन बताएगा? मैम पहले में ना लॉस है, दूसरे में प्रॉफिट है। बिल्कुल, क्यों? मुझे थोड़ा समझाइए। मैम आयात मुझे दूसरे देश से ना ज्यादा सामान मंगवा रहे हैं, और है ना निर्यात मतलब कि अपने देश से उनको ज्यादा माल दे रहे हैं, इसलिए। ये बिल्कुल। और आयात निर्यात मतलब आपके पास जो है ना आप बेच रहे हैं ना आप खरीद रहे हैं, तो आपका जो इनकम है वो इनकम ही रह रहा है, आप दूसरे देशों से मंगवा नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं होता है, लॉस भी नहीं होता है, वहाँ पे ऐसे ही व्यापार नॉर्मल रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो स्लाइड है ना, इसमें समझने का कुछ ज्यादा है नहीं। हम कुछ व्यापार के जो बड़े बड़े, मान लीजिए मैं अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, व्यापार करने के लिए ना हमें कुछ कुछ नियम का पालन करना होता है ना। तो इन नियम का पालन करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि हम जब दो देशों में व्यापार कर रहे हैं तो वहां पे कोई गलत कुछ नहीं हो रहा है। किसी देश से हम ज्यादा ले रहे हैं और उसको कम दे रहे हैं, किसी देश को हम ठग तो नहीं रहे हैं, क्या उस देश में हम प्रॉपरली कानून फॉलो कर रहे हैं, क्या हम कुछ गलत प्रोडक्ट तो सेल नहीं कर रहे हैं, उस देश से हम अच्छा व्यवहार या वार्तालाप कर रहे हैं, इन चीजों को चेक करना होता है। तो और किन चीजों में हम दो देशों के साथ व्यापार हो रहा है वो भी देखा जाता है। तो देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, यूरोपियन यूनियन होता है, ओपीईसी पेट्रोलियम के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, फिर जो है ना दक्षिण एशिया में जो ऑर्गेनाइजेशन डील करती है व्यापार को, फिर दक्षिण पूर्व एशिया में जो ऑर्गेनाइजेशन डील करती है या जो संस्था डील करती है, कि क्या वो लोग कुछ कुछ चीजों को कॉमन रखते हैं, है ना, कि आप अगर दो देशों में व्यापार हो रहा है तो क्या उस व्यापार में हम न्याय नीति का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी देश को हम ठग तो नहीं रहे हैं, क्या हम गैर कानूनी व्यापार कर रहे हैं, कुछ गलत चीजें बेच रहे हैं, क्या उस देश में जाकर के हम जोर जबरदस्ती अपनी कॉलोनी तो नहीं बना रहे हैं जैसे ब्रिटिशन ने किया था, क्या हम उस देश के साथ अच्छा बर्ताव रख रहे हैं, या उस देश से हम ले रहे हैं लेकिन उसको पैसे नहीं दे रहे हैं, उससे कंटिन्यूअस लोन लिए जा रहे हैं। तो ऐसे करके पूरे ग्लोब में ना हमने डिवाइड कर दिया है कि WTO के अंदर 164 देश हैं, OPEC के अंदर 13, ये पेट्रोलियम से डील करने वाली देश है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जो भी देश है वो जो डील करेंगे उसमें 8 देश हैं उसके अंदर, और ये पूर्व एशिया में जो व्यापार होगी उसमें 10 देश है। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी देशों ने इनके साथ और इनके खाते में नाम लिखाया है, इनको सभी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, सभी कायदे फॉलो करने पड़ेंगे व्यापार करने के लिए,
और जो भी कायदे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया तो वो वही होगा कि हम अन्याय ना करें, हम सही तरीके से व्यापार करें और साथ साथ दूसरों को भी जस्टिस दें। अभी जो है ना थोड़ा थोड़ा लास्ट का पोर्शन बाकी है। मार्केटिंग बहुत इजी है। मार्केटिंग मतलब क्या, आपने कोई चीज बनाई, अभी उस चीज को आपको स्प्रेड करना है, माना उस चीज को आपको फैलाना है कि देखो भाई मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है। और फिर हम क्या करते हैं, हम टीवी में, हम न्यूज़पेपर में, हम मोबाइल पे, हम रेडियो पे, पहले जमाने में रेडियो होता था, हम उस चीज को ना एडवर्टाइज करते थे। जैसे एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन आती है ना टीवी पे, ऐसे करके हम मार्केटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम पब्लिसिटी कर पाए कि देखो हाँ ये प्रोडक्ट हमने बनाया है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप हमसे खरीदें या किसी और से खरीदें। तो हम जब व्यापार करते हैं तो हमें लोगों तक पहुंचना पड़ता है, लोगों तक अपना प्रोडक्ट सबमिट करना पड़ता है, लोगों तक अपना जो है ना प्रचार करना पड़ता है। उसको मार्केटिंग कहते हैं। कि बिना मार्केटिंग के आपको लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट क्यों बनाया जा रहा है, किस लिए हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। जैसे आजकल ऑनलाइन देखेंगे तो कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं किसकी प्राइस ज्यादा है, किसकी कम है, कौन देखने में अच्छा है, कौन देखने में अच्छा नहीं है। तो इससे व्यापार बढ़ता है। आप जितनी अच्छी पैकेजिंग करेंगे, जितना डिस्काउंट देंगे, लोग आपके पास ज्यादा आएंगे। साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बने। तो इन सब रीजंस की वजह से ना तो मार्केटिंग करना जरूरी इसलिए हो जाता है कि क्योंकि लोगों तक आपके प्रोडक्ट को पहुंचाना है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो पूरे मार्केट में सबसे बेस्ट है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो देखेंगे कोई कोई जो भाजी वाले वगैरह होते हैं ना, बहुत चिल्ला चिल्ला कर लोगों को पुकारते हैं, तो उनके पास लोग ज्यादा जाते हैं। लेकिन उनके पास ज्यादा जाएंगे और देखेंगे कि अरे इनका प्रोडक्ट तो, इनका सामान तो अच्छा है ही नहीं, फिर वो दूसरे के पास चले जाएंगे। फिर दूसरे के पास जाएंगे, देखेंगे कि हाँ ये इतना तो नहीं बोल रहा है लेकिन इसके पास तो प्रोडक्ट अच्छे हैं। लेकिन देखो अगर आप अच्छा बोल भी रहे हो, मतलब आप मार्केटिंग भी अच्छा कर रहे हो और आपके पास प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, तो आपका सामान तो ज्यादा बिकेगा और आपके व्यापार भी ज्यादा होंगे। तो मार्केटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केटिंग के बगैर आप अपने विक्रेताओं के पास, अपने क्रेताओं के पास पहुंच नहीं सकते, उनको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मोबाइल, इंटरनेट के जमाने में तो आजकल टीवी वगैरह में भी एडवर्टाइजमेंट आती है, लेकिन पहले जमाने में ना न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, इन सब चीजों पे आती थी। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और आप एक क्लिक करेंगे तो आपको सब सामान मिल जाएगा, चाहे वो किसी और देश से हो, आपके देश से हो, आपके गांव से हो या आपके शहर में हो। तो इससे क्या होता है ना, व्यापार दो देशों में होता है, दो शहरों में होता है, दो राज्यों में होता है, आपके खुद के एरिया में भी व्यापार हो सकता है ना। तो इससे जैसे क्रांति आ गई है। ठीक है, देखो एडवर्टाइजिंग का मतलब ये होता है कि आप उसका वीडियो बनाएं, उसको आप इंटरनेट पे डाल दें, उसको आप जैसे ना हम देखेंगे ना कभी कभी कुछ पर्चे बांटे जाते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन से कस्टमर में जाएंगे। जैसे मोबाइल फोन आप खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस ग्रुप को बेच रहे हैं। जैसे यंग लोगों को ना आजकल बहुत ना कैसे मोबाइल पसंद है जो बहुत अपडेटेड रहते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, ये पिक्चर दी गई है, देखो यहाँ पे लिखा है लेज, तो हर किसी को पता है कि हाँ लेज कंपनी अच्छी है। यहाँ पे एक पैकेट दी गई है जिसका कोई नाम नहीं है, लोग जानते भी नहीं है, तो लोग इसको खरीदेंगे ही नहीं। तो हम जो है ना, हम लोगों तक पहुंचने के लिए, लोगों तक अपना प्रभाव डालने के लिए उस चीज को मार्केट करते हैं, उस चीज को एडवर्टाइज करते हैं, उसका विज्ञापन देते हैं, उस चीज की मार्केटिंग करते हैं, ताकि ना क्या हो, आप दोनों प्रोडक्ट में प्राइसेस किसके ज्यादा है किसके कम है वो कंपेयर कर सके। और कंपेयर करने के बाद आप क्या कर सके, आप जान सके कि हमें कहाँ पे जाना है, हमें कौन सी चीज खरीदनी है, कौन सी चीज नहीं खरीदनी है, कौन सा प्रॉफिट है, कौन सा लॉस है, कौन सी चीज हमें अच्छी मिलेगी, कौन सी चीज हमें बुरी मिलेगी, और क्यों हम उस चीज को खरीदें। क्योंकि हर एक जो है ना वो अपना प्रोडक्ट जो है वो आपको बेचना चाहता है। क्यों बेचना चाहता है भाई, उसने बनाया है, उसको व्यापार करना है, इसीलिए वो बेचना चाहता है। लेकिन यहाँ पे आपको चेक करना है कि किसकी क्वालिटी अच्छी है, हम उसका क्यों लें, किस लिए लें, और उसको लेने से मुझे क्या मिलेगा, क्या ये कंपनी अच्छी है या वो कंपनी। तो इसके लिए हम जो मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, टीवी में, टेलीविजन में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट में, ऐसे करके करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे जो है ना हमारा व्यापार चैप्टर भी समाप्त होता है।
मैंने देखिए जितना जितना हो सका आपके साथ क्लियर कर दिया, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपका पेपर जो हो ना वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी आप बोल सकते हैं मुझे कि आपको कोई डाउट है। जिन बच्चों को क्लास के स्टार्ट में व्यापार चैप्टर में डाउट था, क्या उनका डाउट क्लियर हुआ? यस मैम। अभी आप क्या करेंगे, आप घर जाएंगे, आप ना जब भी आपका पेपर हो तो पेपर से पहले आप पूरा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग जो है ना, आप अपने जो भी कुछ डाउट्स है अपने कोऑर्डिनेटर मैम को बोलना, क्वेश्चन भेज देना, मैम मुझे दे देंगी, मैं वो डाउट सॉल्व करके आप लोगों को दे दूंगी या आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। लेकिन जरूरी ये है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ें, पढ़ के चैप्टर को जाने, फिर आप एग्जाम देने के लिए जाए। जितना हो सका एक क्लास में मैंने आपके डाउट्स लेने की कोशिश की, फिर भी अभी भी आपको डाउट है तो आप भले बोले, हम उसको क्लियर कर देंगे। लेकिन डाउट नहीं है तो फिलहाल यहीं तक रखेंगे और क्लास फिर एंड करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके, गुड नाइट, थैंक ओके यू। मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। हाँ जी नेक्स्ट जी, मॅम पुढला क्लास कधी आहे? नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास आई थिंक नेक्स्ट वीक होगा। ओके मैम। ओके, थैंक यू, बाय मैम। बाय।